Assalamu alaikum. My name is Mariam Batul and this is part 2 of our lectures on exchange rate. We started with the definition of exchange rate and I also explained the exchange rate of Pakistan in the previous lecture. In this lecture we are going to discuss the three exchange rate system in detail. एक ओवरव्यू मैंने आपको लास्ट क्लास लेक्चर में दे दिया था, आज उसकी डिटेल देखें. So let's start with the fixed exchange rate system. ये वो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है कि जिसमें जो गवर्नमेंट है वो फिक्स कर देती है एक्सचेंज रेट को एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए. दैट टाइम पीरियड कैन बी अ फ्यू मंथ और इवन ईयर्स. 6 माह से लेके साल तक फिक्स होता है until unless the government need to revalue the exchange rate. अब इसमें होता ये है कि अब जब आपने एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया है, to maintain that level of exchange rate, the government needs to focus and utilize its resources of monetary and fiscal policy to maintain that certain level of exchange rate. इसीलिए इसमें जो हमारी स्टेबलाइजिंग पॉलिसीज हैं यानी कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज, उनका मेन एम जो है वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना ही बन जाता है. एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो क्रिपल हो जाती हैं. वो किसी और गोल को मेंटेन करने के लिए यूज करना उन्हें मुश्किल होता है, क्योंकि अगर एक्सपेंशन होगी मॉनेटरी पॉलिसी में या कंट्रैक्शन होगी तो उससे ऑब्वियस सी बात है एक्सचेंज रेट जो है उसमें भी इफेक्ट आता ही आता है. लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट है तो हम उस फ्लक्चुएशन को अफोर्ड नहीं कर सकते. So the government will need to enforce different policies. How the fixed exchange rate is determined is, in this जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो भी अथॉरिटी हो एक्सचेंज रेट मेंटेन करने वाली, वो एक पर्टिकुलर रेट पे फिक्स कर देती है. अगर सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि 1973 से पहले पहले जो था वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था, तो सपोज वहाँ पे उस टाइम पीरियड में एक डॉलर जो है वो 50 पाकिस्तानी रुपी के बराबर हो. तो अब डिमांड जितनी भी है डॉलर की, सप्लाई जितनी भी है, इट वोंट मैटर, इट वोंट इफेक्ट दैट एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट जो है वो उसी लेवल पे फिक्स रहेगा. और उस पे फिक्स रखने के लिए जो सेंट्रल बैंक है उसको चाहिए था कि वो ज़रूरी होता है कि वो अपने पास डॉलर के रिजर्व्स रखे और उन रिजर्व्स को यूज़ करे एज एंड व्हेन ही रिक्वायर्स टू maintain that certain level of exchange rate. ये आपके पास एक सिंपल बेसिक ग्राफिकल डायग्राम है. इसमें डिमांड और सप्लाई की इंटरेक्शन तो हो रही है, जो एक सर्टेन पॉइंट पे इंटरेक्शन हो रही थी वहां से आप गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन कर दिया. अब उसके बाद अगर कोई फ्लक्चुएशन आती है डिमांड और सप्लाई में, सपोज मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई. when it increase the new equilibrium point should be higher than the original equilibrium interest rate. लेकिन चूंकि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो गवर्नमेंट इसको इसी पे मेंटेन करेगी. अब उस लेवल पे मेंटेन कैसे किया जा सकता है उसका एक, जो मैंने आप अभी पीछे स्लाइड में डिस्कस किया कि जो सेंट्रल बैंक है उसके पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होते हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो उन फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को मार्केट में डाल दे. वो अगर डॉलर की सप्लाई ज़्यादा कर दे लाइक दिस, इसी लेवल पे सप्लाई को ज़्यादा ले आए, तो आप देखें कि अब जो एक्सचेंज रेट है वो वहीं पे उसी लेवल पे फिक्स हो जाएगा. क्वांटिटी बढ़ जाएगी, quantity of US dollar will increase but the exchange rate will get back to the equilibrium level. This is how the fixed exchange rate system is maintained. एक ऑफिशियल आपने बना दिया और फिर उसको आपने गवर्नमेंट ने मेंटेन करना है. अगर कोई डिमांड की फ्लक्चुएशन आए या कोई सप्लाई की फ्लक्चुएशन आए तो उसको इस तरह से कवर अप किया जाता है. अब इस कवर अप करने के लिए द रिक्वायरमेंट इज कि गवर्नमेंट के पास सप्लाई हो, यूएस डॉलर की इतनी सप्लाई हो कि गवर्नमेंट
या सेंट्रल बैंक उस एक्सचेंज रेट को उसके प्रीवियस लेवल पे ला सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है, सॉरी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा और उससे जो हमारी फिक्स एक्सचेंज रेट रेजीम है वो वायोलेट हो जाएगी। There are many advantages of the fixed exchange rate system. The first and the foremost one is the risk and uncertainty जो है वो काफ़ी कम होती है इस सिस्टम में। जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि एक्सचेंज रेट जो है वो आपकी एक्सपोर्ट कितनी होगी, आपकी इंपोर्ट्स कितनी होगी, उनको डिटरमिन करने में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो जब एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन ही आती रहेंगी, पता ही नहीं है कि आज एक्सचेंज रेट कितना है, एक माह बाद कितना होगा, 6 माह बाद कितना होगा, तो जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो इम्पोर्टर्स हैं दे हैव अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी और ट्रेड के साथ उनका फिर एक रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में सबको पता है कि ये एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स है गवर्नमेंट की तरफ से और ये कम ज़्यादा नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। इसलिए इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व होता है जो अनसर्टेनिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। इससे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक लॉन्ग टर्म अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी इशू। The second biggest advantage of fixed exchange rate system is it reduces the currency speculation. इससे स्पेकुलेशन नहीं हो सकती जब पता है कि यही एक्सचेंज रेट है। स्पेकुलेशन में ये होता है कि हम आप जो है वो करेंसी जब कम हो, फॉरेन करेंसी की वैल्यू जब कम हो तो उसको खरीद लें और जब वो उसका मार्केट में शॉर्टेज होगी तो उसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगी और जब उसकी प्राइसेस बढ़ें तो फिर आप उसको मार्केट में सप्लाई कर दो और प्रॉफिट जो है वो अटेन कर दो। इसको स्पेकुलेशन बोलते हैं, करेंसी स्पेकुलेशन। बट ड्यू टू फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम द स्पेकुलेशन इज इम्पॉसिबल। स्पेकुलेशन हो नहीं सकती है, तो ये एक बड़ा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। इट आल्सो क्रिएट्स अ स्टेबिलिटी, हर लिहाज से एग्रीगेट डिमांड में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो अपने बिजनेस डिसीजंस को इजीली फॉर्मुलेट कर सकते हैं while keeping in mind and while having the assurity that their exchange rate won't change in the in the near future। तो ये एक बेनिफिट इसका और भी है। There are certain disadvantages of fixed exchange rate system as well. It's not all good। अब वो तीनों चीजें, एक स्टेबल एक्सचेंज रेट मेंटेन करना जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी सर्टन। उसकी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी और सबसे पहले तो ये कि जो गवर्नमेंट जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वही मॉनेटरी पॉलिसी इन पर्टिकुलर, उसका जो रोल है वो सिर्फ एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने तक रह जाता है। We have discussed the importance of monetary policy in the previous lecture and I hope that you are all well aware of the importance of monetary policy in an economy। मॉनेटरी पॉलिसी के जो गोल्स होते हैं वो हमारे पास डेवलपमेंट को अश्योर करना है, वो इन्फ्लेशन को कम करना है, वो और भी बहुत सारे जो गोल्स हैं वो उस पे होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। But when you are in the fixed exchange rate system, the only goal that monetary policy has is to assure a certain fixed level of exchange rate। उसको उसी रेट पे मेंटेन करना ही रह जाता है। ये कैसे है, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। दिस डायग्राम इज फ्रॉम मैनकेव। अगर आप जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मंडल फ्लेमिंग मॉडल पढ़ा हो तो उनको ये समझ आ जाएगी। दिस इज जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। It's not included in your coursework। It's just help you understand the impact of in the impact of fixed exchange rate system and how monetary policy become cripple in the fixed exchange rate system। अब सपोज ये आपके पास LM स्टार कर्व है, ये स्टार कर्व है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे एक फिक्स एक्सचेंज रेट जो था वो आ गया। अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन होती है, ठीक है, किसी भी
पर्पस के लिए मॉनेटरी एक्सपेंशन होगी, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा उससे। देखें आईएस का अब तो चेंज नहीं हुआ एक्सपेंशन से। अब ये सपोज ये नया एलएम है, तो जहाँ पे नया एलएम पुराने आईएस को इंटरसेक्ट करेगा, तो आपका जो फिक्स जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स एक्सचेंज रेट से काफ़ी नीचे है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, यू हैव टू मेंटेन इट एट दैट लेवल। अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि अब जब फिक्स एक्सचेंज रेट करना है तो अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक को जो है अपने डिसीजन को इन्वर्स करना होगा। ये आपके पास इन्वर्स एरो के थ्रू भी शो हो रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है वो उस इंक्रीज इन मॉनेटरी मनी सप्लाई को रिवर्स कर देगा, दोबारा से उसको ओरिजिनल पे ले आएगा ताकि एलएम स्टार जो है वो वापस चला जाए और एक्सचेंज रेट जो है वो यहाँ की बजाय ऊपर होके अपने फिक्स्ड लेवल पे चला जाए। दिस इज वन ऑफ द ग्राफिकल एग्जांपल दैट हाउ मॉनेटरी पॉलिसी बिकम क्रिपल, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती है। तो हम इस सिस्टम के सबसे बड़े डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रीली यूज नहीं कर पाते। The second one is the reserves are also needed to protect the value. अब जो आपने एक्सचेंज रेट मेंटेन करना है उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस स्लाइड में जब मैंने आपको फिक्स एक्सचेंज रेट में बताया कि अगर डिमांड बढ़ती है तो उस डिमांड के बढ़ने से एक्सचेंज रेट में चेंज आएगा। उस चेंज को कवर अप करने के लिए क्या किया जा सकता है, जो गवर्नमेंट है वो सप्लाई यूएस डॉलर की सप्लाई को भी बढ़ा दे ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो वापस नॉर्मल पे आ जाए। सो ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स रखने पड़ेंगे अपने पास। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, और अगर हम उसको डॉलर की प्राइसेस को मेंटेन करने पे ही लगा दें तो वो एक तरह से उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगी। देन अनदर इशू इज, अगर आपकी इकोनॉमी कम्पिटिटिव है और उसकी वजह से उसकी प्राइसेस लो हैं, वो फुली पास्ड ऑन नहीं होंगी, एक्सपोर्ट्स आपकी उतनी इंक्रीज नहीं होंगी। अगर प्राइसेस कम भी हैं लेकिन चूंकि एक्सचेंज रेट फिक्स है तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नहीं बढ़ सकेंगे। द अदर इशू इज दैट कि वो जो एक्सचेंज रेट फिक्स किया हुआ है या तो वो अंडर वैल्यू हो सकता है या वो ओवर वैल्यू भी हो सकता है। जब हम किसी चीज की प्राइसेस को मार्केट पे छोड़ते हैं तो उसमें काम आसान है, उसमें उसकी वैल्यू जो है वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस डिटरमिन कर देती हैं इजीली। कितनी डिमांड है करंटली, कितनी सप्लाई है, दैट्स इट, उनके इंटरसेक्शन से हो जाती है। और अगर दोनों में चेंज भी आता है तो वो भी इजीली कवर अप हो जाता है। इन दिस केस जो एक्सचेंज रेट है वो अंडर वैल्यूड भी हो सकता है और जो एक्सचेंज रेट है वो ओवर वैल्यू भी हो सकता है। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड दोनों तरह के जो एक्सचेंज रेट है के लिए बहुत खतरनाक हैं एंड दे हैव ड्रास्टिक लॉन्ग रन इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए। अंडर वैल्यूड हो, अगर आपकी करेंसी की फॉर एग्जांपल वैल्यू, एक छोटी सी आप करंट एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो वो डॉलर की वैल्यू को 100 पे भी लेके जा सकती है। वो 100 पे कैसे लेके जाएगी, वो जो फॉरेन एक्सचेंज के हमारे रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनको मार्केट में ले आए, उससे सप्लाई ऑफ डॉलर जो है वो बढ़ जाएगी। और आप लोगों को इकोनॉमिक्स के एक बेसिक प्रिंसिपल का तो पता ही है कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी जो प्राइसेस होंगी वो कम हो जाएंगी। ये सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई नहीं है, दिस इज इनवर्स सप्लाई फंक्शन।
लॉ ऑफ सप्लाई में हमारे पास पहले प्राइसेस बढ़ती हैं और फिर सप्लाई, उसके प्राइसेस के बढ़ने से भी सप्लाई जो है वो बढ़ती है, इसलिए वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर पहले किसी चीज़ की सप्लाई बढ़े तो उसके बढ़ने से प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। द सेम थिंग विल हैपन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट। जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर की जो प्राइसेस हैं, यानी कि डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो जाएगा। उस एक्सचेंज रेट को आप किसी भी लेवल पे कम कर सकते हो, वो 100 पे भी आ सकता है, लेकिन फिर वो जो 100 होगा वो जो है वो अंडर वैल्यूड होगी, सॉरी उससे डॉलर जो है वो अंडर वैल्यूड होगा, जो हमारी करेंसी है वो ओवर वैल्यूड होगी। टेक्निकली हमारी करेंसी की करंटली जो वर्थ है वो ये है कि $1 167 पाकिस्तानी रुपी के बराबर हो, लेकिन अगर हम $1 को 100 पाकिस्तानी रुपी पे ले आए तो उससे हमारी करेंसी जो है वो ओवर वैल्यूड हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। So while fixing the exchange rate, it is important to know about to make sure that the currency is neither overvalued nor undervalued. लेकिन अगर आप उस वक्त में मेक श्योर कर भी लो तो अगर कोई चेंज आता है, कोई इम्प्रूवमेंट आती है या कोई डिटेरिएशन होती है इकोनॉमी में, तो उससे टेक्निकली एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट होना चाहिए। लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में चूंकि फ्लक्चुएशन पॉसिबल नहीं है, तो उससे हमारे पास मसला आ जाता है।